प्यार हमें भी होता है, लेकिन लोग हमेशा मिसयूज़ करते हैं। हमेशा से हमारे समाज को हर चीज़ खरीदनी पड़ी। किस एज में पता चला था आपको? लोगों द्वारा बताने कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये चेंज करो, अपने नेचर को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। लेकिन उस तालीम और आपकी तालीम में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरी जो एक्टिविटीज़ उनको हमेशा आहत करने लगी। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, हमने तो बच्चा पैदा किया, ये करा, वो करा। जैसे आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, तो क्या आपकी शादी हो गई? अच्छा, किन्नर हमेशा एग्रेसिव होते हैं और गालियाँ देते हैं। टिट फॉर टैट। जब हमारे समाज को वो प्रेम नहीं मिला, वो स्नेह नहीं मिला, हमेशा से अकेलापन मिला। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, ये मशहूर डायलॉग नाना पाटेकर की फिल्म का है। समाज ने हिजड़ा शब्द को मजाक बना दिया है, गाली बना दिया है। ताली जिनकी पहचान बन चुकी है, ताली की आवाज सुनते ही हम पहचान जाते हैं किन्नर आ गए हैं। लेकिन उस ताली के पीछे की सच्चाई को कौन जानता है? वो ताली जो दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ताली जो ट्रेन में हमारी नजरों से सवाल पूछती है, वो ताली जो समाज को याद दिलाती है कि हमारा भी अस्तित्व है। लेकिन उस ताली के पीछे कितने आंसू छिपे हैं, कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं, शायद ही किसी ने सुनने और समझने की कोशिश की हो। इसके पीछे की असलियत बड़ी दर्दनाक है। ईश्वर ने सबको बनाया, पुरुष, स्त्री और किन्नर। पुरुष और स्त्री को समाज ने जगह दी, लेकिन किन्नरों को सिर्फ परछाई बना दिया। अगर इतिहास की ओर देखें तो महाभारत में अर्जुन ने ब्रह्मला रूप धारण कर 1 वर्ष तक किन्नर का जीवन जिया। मुगल शासनकाल में किन्नर शाही हरम की रक्षा और दरबार के कामों में हाथ बटाते थे। उनसे बादशाहों द्वारा महिलाओं और पुरुषों दोनों तरह के काम लिए जाते थे। इनको धन, जमीन, ऐशो आराम भी उपलब्ध कराए जाते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंतर्गत अपराधी घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि आजादी के बाद भी इनके हालात बहुत नहीं बदल पाए। किन्नरों को अपने ही अस्तित्व को साबित करने में सदियां बीत गई। यह सवाल आज भी चुभता है, जिन्हें इतिहास ने कभी सम्मान दिया था, उन्हें आधुनिक भारत में संवैधानिक अधिकार पाने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? वोट डालने का अधिकार, पासपोर्ट पर तीसरे लिंग की पहचान हो या फिर रोजगार और शिक्षा में समान अवसर, हर अधिकार एक कठिन संघर्ष के बाद ही मिला। इसी संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी 2014 का सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट। यह ऐतिहासिक फैसला था जब पहली बार किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। संविधान ने कहा, इक्वलिटी का अधिकार सिर्फ पुरुष और स्त्री का नहीं बल्कि किन्नरों का भी है। यह एक मील का पत्थर था जिसने इस समाज की लड़ाई को नया आयाम दिया। आज का एपिसोड इसी सच्चाई का आईना है। मैं पुनीता त्यागी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी। उनकी जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण रही। एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी पूरी की और आज किन्नर समाज की आवाज बनकर महामंडलेश्वर की गरिमा प्राप्त की। नमस्कार वैष्णवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और मतलब मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ मुझे, और मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट भी हमारा बहुत खास और बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक आपकी जो सफ़र रहा, आपका जो आपकी जर्नी रही, तो वो काफ़ी कैसी रही, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएं। और जब आपको ये पता चला कि आप थोड़ा डिफरेंट हैं, अदर लोगों से अलग हैं, तब आपको क्या फील हुआ? देखिए पुनीता जी, मुझे भी बहुत बहुत ही कहते हैं कि बहुत खुशी और बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज आपके आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकूं, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो हमारे जितने भी वार्तालाप हो, जिन भी प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, उसको समझें और उससे जागरूकता प्राप्त करें और समाज के अंदर बदलाव भी लेकर आएँ। तो जैसा है आपका पहला प्रश्न है कि कब पता लगा, तो देखिए, मैं स्वयं को नहीं कहूँगी, हमारे पूरे समाज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जी। एक
उसी समाज के बच्चे को ही मस्तिष्क में ये ज्ञान नहीं होता कि उसके अंदर ये प्रश्न चिन्ह होता है कि मैंने जन्म लिया है तो मैं क्या हूँ। क्योंकि बच्चा तो एक साधारण तरीके से जन्म लेता है और बच्चे का जो उसकी क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में करता है वही सब होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं तो ये समाज हमें संकेत करता है कि यू आर डिफरेंट। तब हमें पता लगता है कि हम अलग हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क होता है हमारे मस्तिष्क में कि वाई, यानी क्यों, कि हम अलग क्यों हैं। अरे और लोग भी हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं अलग क्यों हूँ। तो समाज में बताया जाता है, समाज द्वारा हमें, कि नहीं, अगर आपने जन्म पुरुष के, आप एक पुरुष हैं, आप एक बेटे हैं घर के, आप एक लड़के हैं, तो ये लड़कियों वाली ड्रेसेस ना पहनो, ये लड़कियों वाले गेम्स ना खेलो, लड़कियों के अंदर ना बैठो। आप, ये लड़कों का काम है क्रिकेट खेलो, लड़कों का काम है कि बॉयज़ के साथ मतलब फ्रेंड सर्कल में रहो। तो हर चीज़ तो, लेकिन वो बच्चा कि जिसको स्वयं नहीं पता, ईश्वर ने उसको खुद एक अपोजिट बॉडी में उसकी आत्मा अनुसार उसको अलग बनाया है। शरीर, शारीरिक तौर पे वो अलग है, मानसिक और आत्मिक तौर पे वो अलग है। तो उस बच्चे की व्यथा शायद बताने में इतना सामने वाले को, आपको नहीं, वो आप उस चीज़ को नहीं मतलब भाव कर पाओगे कि जो चीज़ किसी पे बीती हो। कहते हैं ना कि हम सिंपैथी दे सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता। तो किस एज में पता चला था आपको? मुझे तो पता लगा था जब मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में थी, तो तब की उस टाइम एज तो मेरे ख्याल से कुछ 8-9 साल की, हाँ, 9 या 10 साल, हाँ 9-10 साल में ये पता लगा कि मेरे जो इंटरेस्ट है वो अपोजिट हैं, जो समाज द्वारा होने चाहिए या उन लोगों द्वारा बताने कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये चेंज करो, अपने नेचर को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना। तो ये पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता था? पेरेंट्स या और चीज़, पेरेंट्स का रिएक्शन हमेशा ये रहा कि ऐसा नहीं है, बड़े होने पे बच्चा चेंज हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखा लेंगे, मेडिसिन्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। तो जैसी जिसकी जो मानसिकता थी उसने अपने अनुसार उस चीज़ को फील करा और उस चीज़ के लिए सोचा कि आगे जाके चेंज हो जाएगा। जैसे आप बता रही हैं कि आप 4th स्टैंडर्ड में थी, आप एक नॉर्मल एजुकेशन के लिए आप स्कूल जाती थी। स्कूल में आपको कुछ फील हुआ, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ आपसे कहा, तो आप आके घर में आप बताती होंगी? नहीं, देखिए लकीली मैं, देखिए झूठ नहीं बोलूँगी, पर मेरा ऐसे इस प्रकार से कभी शोषण नहीं हुआ कि जिसे कहते हैं कि हमारे समाज के बहुत से बच्चों के साथ शोषण हुआ। बिल्कुल। पर मैं ये ईश्वर का आशीर्वाद कह लो, क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और शुरू से मैंने पूजा पाठ, अपने धर्म की संस्कृति में मेरी रुचि रही और मैं हमेशा स्कूल में भी एक्टिव रहती थी। मैं बहुत सारे एनुअल फंक्शंस में डांस और ये सब, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर तो एक वैष्णवी स्वरूप जो छुपा हुआ था, जिसको मुझे ही ज्ञान नहीं था कि इतने भव्य रूप में वो आज प्रस्तुत होगा सभी के सम्मुख। तो वो वैष्णवी के मन में हमेशा ये चीज़ थी कि हमेशा जब भी मैं मतलब कि आई वॉज स्टडिंग इन अ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो मैं मतलब उसमें कोई फीमेल नहीं, कोई भी गर्ल नहीं, लेकिन मैं अपने आप को गर्ल फील करती थी। और जब उसके अंदर करती क्या थी, मैं तो छुपी हुई थी, लेकिन मेरी जो एक्टिविटीज़ थी, जो मेरी फीलिंग थी वो चेंज थी। तो मैं सोचती थी कि जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर या रोल आए तो वो मुझे ही मिले। और तो आपका जो नाम था स्कूल में, क्या नाम लिखा गया? विपुल पाठक। विपुल पाठक आपका नाम लिखा गया, क्योंकि तो आपने एडमिशन विपुल पाठक के उससे लिया। और कितने साल तक विपुल पाठक के नाम से आप रही? मेरी सारी स्टडी विपुल पाठक के ही नाम से रही है, क्योंकि पाठक फैमिली, हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं और ब्रजवासी हैं। ब्रज भूमि श्री दाऊजी महाराज हैं, कृष्ण जी के बड़े भाई, उनके नाम से ब्रज में, मथुरा जिले के अंदर बलदेव नाम से एक जगह है, वहीं पे के ही मेरे पैतृक, मेरा खानदान और पाठक परिवार पूरा है। उन्हीं की ही पाठक परिवार में सौभाग्य से मैंने जन्म लिया। और मेरी एजुकेशन के अंदर जितनी भी मैंने शिक्षा प्राप्त करी, तो वो मेरी
ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन तक वो नाम से रही, उसके बाद जो मैंने चीज़ करी उसके बाद सब चीज़ मैंने चेंज करी। तो जब आप 12th में जाती थी या अपनी ग्रेजुएशन तक आप रही, तो जो कॉस्ट्यूम आप धारण करती थी वो क्या कॉस्ट्यूम आप पहनती थी? कॉस्ट्यूम क्या नॉर्मल तरीके से थे कि उस टाइम पे ये था ना कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़ रही थी मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर बच्चा लड़ता है, तो वो ये चाहता है कि अगर ऐसे रहूं तो वैसे रहूं, क्या करूं, मतलब कि कंफ्यूजन थी। लेकिन फिर भी मैं मतलब आपको इंटरेस्ट तो फीमेल वाले में ही आता था। हाँ, भाव लेकिन भंगिमा वो थी। बिल्कुल। लेकिन मेरे जो कहते हैं वेशभूषा में नॉर्मल तरीके से रहती थी, बट रहती थी। यूनिसेक्सुअल, मतलब ऐसे नहीं प्रॉपर, क्योंकि पसंद तो आते नहीं थे, मतलब लेकिन आपने मन मान कोई के जीन्स शर्ट टाइप से डाल ली, शर्ट like कभी इस डालनी टाइप होती से। थी तो शर्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अपने आप को शीशे में ही देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को तो अलग ही था। जब मैं यूनिसेक्सुअल टॉप्स, टी ये शर्ट्स, सब पहनती थी। लोवर्स, यही सब तो पहनती अपनी थी। एमिटी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस सेक्टर तो इसमें आपने 125। किस सब्जेक्ट से आपने किया? मैंने अप्लाइड आर्ट्स में पेंटिंग्स, क्या मतलब बात है। हमारा ये आर्ट अच्छा। डिपार्टमेंट था वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो वहाँ मेरा BFA था, मेरा जो कोर्स था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी स्पेशलाइजेशन अप्लाइड आर्ट्स। ओके, ओके। तो अच्छा, आपने जब स्कूल में मतलब स्कूल से कॉलेज पहुंची आप, तो वहाँ स्टूडेंट्स के बीच और टीचर्स के बीच क्या आपने फ़र्क महसूस किया आपके प्रति? टीचर्स ने तो सामान्य, सभी जितने उनके विद्यार्थी थे या हमारे स्टूडेंट्स, सबको वो समानता, इक्वालिटी की मतलब भावना से अपना जो भी है शिक्षा देते थे। लेकिन क्या नाम है कि जो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर कह लो, तो वही जिसकी जो मानसिकता लोगों के अंदर, अवेयरनेस हमारे कम्युनिटी को लेके नहीं थी ज़्यादा। लोग नहीं मानते थे, सोचते, तो जिसकी जो मानसिकता में जिन्होंने जैसी अनुभूति करी उस प्रकार से संबोधित करा, उस प्रकार से लोगों, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था। एक्सेप्टेंस नहीं तो था। मैंने बहुत तो स्ट्रगल कभी करा। कभी बहुत टेंशन भी होती होगी आने के लेकिन बाद आज कुछ खुशी कुछ है कि मेरे जो बैचमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स आज मुझे इंस्टाग्राम पे कईयों के देखते हैं। मैसेज आए, क्या और मैं बात है। नहीं देख पाती पर मैंने देखा, तो हेलो, हाय, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू सी यू इन दिस काइंड ऑफ बिग प्लेटफॉर्म। तो मैं बोली कि कौन, फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैंने फेस से पहचाना, मैंने कहा ओ शोभी, तुम इसमें थी, तुम उसमें थे, तुम उसमें थे, कि हाँ 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 मैं वही। तो वो लोग मुझे आज मतलब कि विशेस देते हैं मेरे लिए, और बहुत उन्हें अच्छा लगता है। और बिल्कुल। कुछ मेरे ऐसे रिलेटिव्स जिन्होंने बचपन से मेरी एक्टिविटीज़ को देखा, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं सब ठीक होगा वो, पर आज उनमें से भी कुछ लोग हैं जो मेरी कहते हैं कि सराहना करते हैं, और वो आज भी मतलब मुझे खुश होते हैं देख के खुश कि जो होते हैं। तुम चाहते थे तुमने आज वो अपना अपना अस्तित्व बनाया। बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत ही मतलब आपने जितनी बातें बताई बहुत मज़ा आ रहा है सुन के मुझे। लेकिन पुनीता जी, मैं आपको जीवन की सत्यता ये बताऊंगी कि जब जीवन एक मनुष्य जीता है तो वो जन्म लेता है, बचपन जीता है, बिल्कुल। फिर यौन अवस्था पे आता है, फिर एक वैवाहिक जीवन में जाता है, फिर बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन को अपनाता, बिल्कुल। निभाता है अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, फिर वो एक वृद्ध अवस्था में आता है। वृद्ध अवस्था के बाद वो तीर्थ, पूजा पाठ, भजन करते हुए फिर वो शरीर को त्याग देता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति तब होती है जब आप अपने जीवन को एक पहचान के साथ जिए। बिल्कुल। और हमेशा से मेरी ये इच्छा रही कि लोग मुझे जाने, मैं अपने अस्तित्व को लेके, और ये सच्चाई है, और लोगों के अंदर हमारे जीवन को लेके बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इच्छाएं हैं जो वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये एक जीवन की सच्चाई जीते हुए, देखिए, किन्नर समाज के बारे में जानना ये तो है ही है लोगों के अंदर, बिल्कुल। लेकिन किन्नर समाज में भी ये सच्चाई है कि बिल्कुल। एक विपुल पाठक की जर्नी- जर्नी रही है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जीवन यात्रा आज वो वैष्णवी जगदम्बा बन गई। नंदगिरी के स्वरूप में आप सभी के साथ में सम्मुख है। तो इस जर्नी को सत्यता के साथ जीना और सत्यता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना, मैं मानती हूँ यही सबसे बड़ी तो उपलब्धि है। आपको इसमें क्या लगता है कि आपका कौन सा फैक्टर सबसे स्ट्रांग रहा जो आज आप यहाँ पहुँचे हैं? मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँ एजुकेशन? भगवती का आशीर्वाद। प्रथम तो उन्होंने मुझे हमेशा धर्म से, संस्कृति से और सभ्यता में रुचि दी, जो मैं बिल्कुल। हमेशा जुड़ी रही बिल्कुल। बचपन से, पहली चीज़। और दूसरी,
जैसा कि आपने कहा शिक्षा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, लोगों ने किसी भी प्रकार से मुझे देखा, कमेंट करा, मेरी आलोचना करी, हमने कटाक्ष की अनुभूति करी, हमने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिसिज्म को सहा, लेकिन मैंने फिर भी अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा से कहा शिक्षा वो चीज़ है, मेरे अंदर हमेशा ये चीज़ रही कि शिक्षा वो चीज़ है कि जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई मांग सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और बोल्डनेस हमारे अंदर आएगी और हम अपने आप को अच्छे से विदाउट एनी हेजिटेशन प्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे आज मैं हर मंच पे कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे याद है आज मैं जर्नलिज्म मैंने करके मैं निकली थी और मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं जर्नलिज्म पढ़ाती थी सब्जेक्ट, तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स आए कि मैम हम इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा करो, जाओ मुझे बताओ, डिटेल्स होकर आओ, अगर लगता है तो मैं भी चलूँगी, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है कि मैं कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जानूँ, समझूँ कि क्या है। तो मेरे स्टूडेंट्स गए, डॉक्यूमेंट्री बना कर आए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मैम बड़े मुश्किल से तो टाइम मिला, सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, मतलब सही से बिहेव नहीं था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री तो बन गई। अब आज आपसे जब मैं मिली हूँ, जैसे आप आई और आपसे मिली, तो वो जो एक फील था, जो चीज़ें माइंड में थी, वो सब खत्म हो गई। क्योंकि मैंने तो वैसे इंस्टाग्राम में आपको देख ही लिया था, तो जो फीलिंग है ना, कहीं एक मन में एक विचार आता है कि कैसा प्रभाव होगा, किस तरीका का बिहेवियर होगा, तो वो एक डर सा लगा रहता है। और पहले मुझे याद है कि लोग कहते थे कि घर में जैसे कोई शुभ कार्य हो गया, बेटा हुआ या शादी हुई घर में, तो एक पूरा ग्रुप आ जाता था, तो कहते नहीं तुम लोग अंदर बैठो, तुम लोग बाहर मत आना। लाइक ऐसा फील घर में होता था। सभी जगह मेरे ख्याल से सब लोग फील करते ही होंगे। लेकिन आज आपसे मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है एजुकेशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। और मैं ये भी बताऊंगी कि जैसा आपने कहा, आज भी ऐसा बहुत से जो नैरो माइंडेड पीपल है, जो जिनको अभी भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ या महत्वता नहीं पता लगी हमारे समाज की, या उन्होंने कभी हमारे विचारों के आदान प्रदान ही नहीं करा, बैठ के कभी वार्तालाप नहीं करा, तो उनको नहीं इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, बच्चों को दूर रखते हैं कि दूर रहना या हम लोगों से वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन करना। तो इस गैप ऑफ कम्युनिकेशन के ही कारण जो है, जो जिसको कहते हैं कि बिहेवियर हमारे किन्नर समाज या ट्रांस कम्युनिटी का चेंज हुआ, उनके अंदर रूडनेस आई कि जो रूडली बिहेव करते हैं या कुछ हैं। तो कुछ इस कारणों की वजह से भी समाज को हमेशा वो स्नेह, वो सम्मान की हमेशा से कमी रही, तो शायद इस वजह से भी उसका जो समाज का है, वो आज भी वही बिहेवियर नेचर बना हुआ है। तो ये सब कुछ दिया हुआ भी तो समाज का ही है ना। पर आज जब लोग, आप जैसे लोग जो हमें समझ रहे हैं, हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हर जगह जाने की, आने की, तो हमें भी इस चीज के अंदर चेंज लाना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज, बिहेवियर, नेचर, और हमें अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, जैसे एक सवाल है मेरे माइंड में कि जैसे ताली होती है, ताली कहीं पर भी किसी का वेलकम करना हो या कोई इवेंट हो रहा हो तो वहाँ ताली बजती है, लेकिन उस ताली और आपकी ताली में क्या फ़र्क है? देखिए, ताली हमारे योग में भी कहा गया है कि जब योगा करते हैं, आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में भी लोग जब योगा करते हैं तो तेज तेज क्लैपिंग करते हैं। तो ताली बजाने से हमारे शारीरिक तौर पे बहुत स्वस्थ रहता है हमारा शरीर। बहुत सी हमारी जो सिस्टम है अंदर के, नर्व्स कह लो, इंद्रिय कह लो, साइंटिफिक स्वरूप से, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो ताली, जैसे आपने बताया, किसी का सम्मान करने के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, या हर तरीके का उसका अलग अलग स्वरूप और अलग अलग महत्व और अलग अलग अर्थ है ताली बजाने का समाज के अंदर, परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन हमारी जो ताली है वो एक पारंपरिक तौर पे हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी निशानी है कि जब किन्नर ताली बजाते हैं तो पता लगता है किन्नर आ रही है, हमारी पहचान हो गई। और दूसरी चीज कि ताली बजाते हैं जब हम, तो ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी है कि जहां हम लोग
अपने द्वारा, चाहे मंदिर हो, चाहे हम अपने जब भी बधाई लेने जाते हैं, तो जब हम गायन वादन करते हैं और ताली बजाते हैं, तो उस क्षेत्र में, उस जगह पे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर जाती है घर से जी। या उस स्थान से दूर होती है। और जब हम कहते हैं ना कि ये हमारी सबसे बड़ी पारंपरिक तौर पे हमेशा से चलती आ रही है, तो ये जहाँ भी हो, लेकिन बहुत से लोगों ने जो कि ना किन्नर होते हुए, किन्नर समुदाय से जुड़े हुए, ना वो कुछ होते हुए इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं उसकी निंदा करती हूँ। जहाँ हम देखते हैं तो उस चीज़ को रोकते भी है कि जब आपके लिए ये है ही नहीं, तो आप इसका दुरुपयोग करके उपहास क्यों बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही चीज़ हमें बताई, क्योंकि ताली का मतलब अक्सर लोग पूछते हैं, भाई ताली जी। क्यों बजती है। अब अभी वो बताइए, अब कोई स्त्री ताली बजाए, कोई पुरुष बताए, तो उसे तो लोग किन्नर नहीं कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो कहा ना सम्मान आपसे। कर रहे, स्वागत कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल। लेकिन किन्नरों की तो पहचान है ना ताली, लेकिन वो भी अलग है। और किन्नर समुदाय, हमारे समाज में भी ताली का अलग अलग महत्व है। हमारे में भी 6-7 तरीके की अलग अलग ताली है, जिसका अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो बजाई जाती है। अच्छा, मैं आपका स्वरूप जो देख रही हूँ, तो जैसे आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, तो क्या आपकी शादी हो गई? देखिए, हमारे किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा प्रधान है। अच्छा। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम उसी का ही अनुशासन रूप से पालन करते हैं, और हमारी जो गुरु होती है वही हम लोगों का सुहाग होते हैं। अच्छा। और देखिए, किन्नर समाज के अंदर, और अगर मैं धर्म के क्षेत्र में, मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ, तो किन्नर अखाड़े के अंदर हमारे देवादिदेव महादेव अर्धनारीश्वर, हमारे महादेव के लिए हम श्रृंगार करते हैं। अच्छा। हमारे प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं, तभी हम साज सज्जा श्रृंगार करते हैं। उन्हीं के लिए ही हम ये श्रृंगार धारण करते हैं स्वरूप। और किन्नर समाज में हम अपनी गुरु के नाम का सिंदूर, बिछुए, चूड़ी, अच्छा। मेहंदी, जो भी जिससे एक स्त्री विवाहित कहलाती है, अपने कहते हैं कि सुहाग की जो निशानियां वो धारण करती हैं, हम अपनी गुरु के लिए करते हैं। अच्छा, ओके। लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, तो कोई किसी को पसंद आ सकता है जी और पसंद आ सकती है। जी। तो आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं? देखिए, मनुष्य हम भी है, बिल्कुल। माता पिता से हमने भी जन्म लिया, बिल्कुल। हमारे अंदर भी वो पूरे नवरस है जो एक मनुष्य के अंदर होते हैं। हमें क्रोध भी आता है, हमें प्रेम भी होता है, हमारे अंदर ममता, करुणा, मातृ भावना भी है। एक बच्चे को देख के हमें भी माँ की अपने आप को हम माँ समझते हैं, बच्चे को पालन मतलब उसको प्यार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं उसके साथ। तो ऐसे ही हमारे भी मन में आता है कि हाँ, कि हमें भी किसी से प्यार हो। देखिए, प्यार बस, प्यार की अलग अलग परिभाषा। अर्थ है, परिभाषा है। जी। हर व्यक्ति प्यार को अलग नज़रिए से, प्यार तो माँ और बच्चे के बीच में है, प्यार तो पति पत्नी के बीच में है, प्यार तो मित्रता के बीच में भी है। हमें पौधों से, पशुओं से प्यार हो जाता है, तो फिर तो इंसान है। तो देखिए, हमें भी होता है, लेकिन हमारे समाज में हमेशा प्यार के आड़ में हमेशा हमें धोखा मिला। अच्छा। हमारे समाज के हर एक, मेरी जितनी बहनें हैं या मेरे गुरुजन हैं या मेरे छोटे शिष्य लोग या बच्चे हैं, किसी से भी आप पूछेंगी तो देखिए, हमेशा बहुत कम ऐसे है किस्मत में जिनका रिलेशन लॉन्ग टाइम चला, या जो विदाउट एनी कहते हैं ना कि निस्वार्थ भावना, बिना किसी लालच के अगर हो। देखिए, हमेशा से हमारे समाज को हर चीज़ खरीदनी पड़ी, हर रिश्ता खरीदना पड़ा। माता पिता भी दूर हुए बहुत हम लोगों के समाज में, उनको भी हमने चाहे कुछ भी करके करा, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ भेजना, धनराशि से मदद करना, वो करना। तो पैसा तो सबको प्यारा लगा, लेकिन शुरुआत में तो किसी को कोई नहीं। जब तक आज मैं भी अगर किसी पद पे हूँ तो वो सम्मान मिला, वो मैंने अपना अस्तित्व बनाया, वो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने ऐसा करा जो आज लोग वो कर रहे हैं। लेकिन एक समय पे वही लोग थे जो निंदा करते थे, अवहेलना करते थे, आलोचना करते थे। लेकिन ऐसे ही जैसे आपका सवाल है, प्यार हमें भी होता है, लेकिन लोग हमेशा मिसयूज करते हैं, लोग धोखा देते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो आम पब्लिक में से लोग जी, होते समाज के ही लोग हैं। अब कोई पुरुष है, अब हमें अच्छा लग रहा है, हमने बातचीत करी कि हमने कहा कि उसने हमेशा सपने दिखाए, हैं। ठीक है,
हमारे मैं सपने पूरे समाज दुनिया की में। बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, कि बिल्कुल। हमेशा हमें सपने दिखाए कि हम ऐसे रहेंगे, कोई बात नहीं, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे, अच्छा। तो हम अपने जीवन को जिएंगे, मैं भी काम करूंगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कहते तुम्हें क्या किन्नरों में जरूरत, तुम अच्छे से राज करना, मैं कमा के लाऊंगा, घर में दूंगा, कमाऊंगा, सपोर्टिव सपने मेंबर। दिखाना। देखिए हमेशा कहते हैं ना कि प्यासे को पूछो कि जल के सही महत्व बात है। क्या बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी प्रकार जब हमारे समाज को वो प्रेम नहीं मिला, वो स्नेह नहीं मिला, हमेशा से अकेलापन मिला, और जब आके कोई आपको इतना विश्वास दिला रहा है कि मैं आपका एक सपोर्टिव और कोऑपरेटिव मेंबर बन के रहूंगा आपकी लाइफ में, और मैं हमेशा आपका एक, आप मेरी अर्धांगिनी स्वरूप में रहो, तो देखिए कि वो प्यार हो जाता है और फिर अंत में मिलता है कि सिर्फ धोखा। तो मैं नहीं मान सकती। और अब तो कहते हैं कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जब जिस बिल्कुल। दिन कितनी सारी ऐसी तरीके की ऐसी उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं बीती हो तो वो कभी विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए हमारे समाज में लोग आते तो हैं, हमें प्यार होता तो है, लेकिन हमेशा धोखा मिलता धोखा है। ही होता है। मैंने कभी नहीं देखा पुनीता जी कि किसी ने जीवन जी के अपने घर की बहू बना के रखा हो, और अगर बहू बना के रखा तो वो उसको स्नेह एटमॉस्फेयर वैसा नहीं दे पाए। अलग रहे, कुछ साल रहे, कुछ साल बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25-25 साल, लेकिन अंत में अकेला जीवन है। तो इसीलिए सत्यता के साथ जियो, अकेले हो, अपने आप को देखो, अपने से प्यार करो, स्वयं को मेंटेन करो, और समाज के लिए जितना अच्छा धर्म के प्रति या जो भी आपका लक्ष्य या जो भी आपको अच्छा लगता है उसके प्रति करो तो और अच्छा है। बिल्कुल। और रही बात बच्चे की, तो आज के समाज में बच्चा जो कर सकते हैं वो भी बच्चा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, और कई जगह ऐसा है कि जिसके नहीं हो पाता है तो देखो ईश्वर के है, नहीं हो पाते तो वो लोग भी अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। लाइफ के किसी मुकाम पे आके या किसी पड़ाव में आके आपको कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया हो आपने, जब लगा हो कि अच्छा आज तो मैं यहाँ हूँ, अपनी मेहनत से यहाँ पहुँची, लेकिन वो जो अकेलापन जो है उसे आपने कितना महसूस किया? देखिए मैंने अपनी लाइफ में अकेलापन तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई कि जिसमें बहुत लोगों ने, समाज ने ये चीज़ की अनुभूति कराई कि तुम अकेले हो, तुम किसी पे डिपेंड मत रहो, या गलती कर दी तुमने किसी से एक्सपेक्ट करके या एक्सपेक्टेशन रख के। तो ऐसी परिस्थितियां तो बहुत हुई, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आदत हो जाना अकेलेपन की। लेकिन एक कहते हैं कि जैसा आपने पूछा कि बिल्कुल कह देना कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अब तो मेरे पास कोई नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया हो। तो ऐसा मुझे हुआ जब मेरी माँ, मतलब जब वो इस दुनिया से गई, अभी रिसेंटली पिछले साल 2024 में ही। अच्छा। हाँ, 17 मार्च को उनका निधन हुआ। तो कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। बिल्कुल। ये तो देखिए कोई भी बच्चा हो, कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, माता सुनी ना कुमाता। तो माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को, चाहे उसके 10 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, वो सबको समानता से देखती है, उसी स्नेह प्रेम से पालन पोषण करती है, सबका ध्यान रखती है। तो जब मैं भी अपने गुरु के पास रहती थी तो जब मेरे पास हमेशा फ़ोन आता था, जब मौसम बदलता था तो मेरी माँ कहती थी कि ध्यान रखना, गर्मी है, धूप में मत घूमना, सर्दी है, कपड़े पहन के रखना, या तुमने खाना खाया नहीं खाया, कि वो मतलब आवाज़ से पहचान जाती थी कि क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या, या सो रहे हो क्या, उठे हो क्या। तो अनुभूति। और मैंने ना एक चीज़ की, हम ये मतलब मेरी ज़िंदगी का, मतलब खुद का मेरा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, तो माँ और बच्चे का अलग ही कनेक्शन होता है। मतलब मुझे ना ऐसे अनुभूति होती थी कि अगर माँ आ रही है ना तो मुझे पहले ही फील हो जाता था कि मम्मी आ रही है। आहट, मतलब विदाउट एनी साउंड, मतलब एक अनुभूति हो जाना कि मतलब कि खुद में वो चीज़ फील हो जाना, तो वो एहसास ही अलग था। मुझे अभी भी बात करते हुए आपका लग रहा है ऐसे कि आप उसी में जो भी सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, आप उसमें ही रमती जा रही हैं। यानी कि आप वो फील को भी, उस समय को भी आप महसूस कर रही हैं। जी मतलब ऐसा मुझे आपके फेस से मुझे महसूस हो रहा है। तो मतलब माँ माँ ही होती है। तो माँ के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ आपकी इस बात को। और आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम याद करते हैं तो हमारे साथ बीतती है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि माँ होती
मतलब कोई होता जो पूछता, उनके बिना तो फैमिली पिताजी। का सपोर्ट कितना रहा आपको? फैमिली का सपोर्ट मेरा जैसे शुरू में जब आप एजुकेशन ली आपने, जब मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा एजुकेशन दिलवाई। आपने हाँ, ली, एजुकेशन मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने बहुत स्ट्रगल करके या अपने यथाशक्ति अनुसार मेरे को शिक्षित करवाया, शिक्षा प्रदान करवाई, एमईटी में एडमिशन हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब जो मेरी क्रियाएं जब निखर के मैं बाहर आने लगी, मेरी जो एक्टिविटीज़ उनको हमेशा आहत करने लगी। ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, हमने तो बच्चा पैदा किया, ये करा वो करा। तो जो जो समाज के अंदर होता है कि जो बिल्कुल। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा है, आगे जाके ऐसा हो, लेकिन मैं अपोजिट निकली बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा। लेकिन आज मुझे अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले गई और मेरे गांव में मेरा पूरा सम्मान किया गया। क्या बात और मुझे वहाँ पे जब मैं महामंडलेश्वर स्वरूप में गई तो वहाँ मुझे सब सोशल मीडिया के थ्रू दिखते हैं, तो वहाँ के सब मुझे मिले, उन्होंने फ़ोटोज़ ली, उन्होंने कहा हम वैष्णवी माँ आपको बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा। तो वहाँ किसी ने मुझे पहले नाम से बुलाया तो उन्होंने उनको रोका, नहीं अब वो वैष्णवी माँ है, वो श्री जी का स्वरूप बन चुकी है। विपुल तो नहीं है। देखिए, हाँ, ये कितनी बड़ी देखिए उपलब्धि है बिल्कुल। कि जब, और मेरे पिताजी का सम्मान मैंने वहाँ पे करवाया, मेरे पिताजी का सम्मान हुआ, तो मुझे तब लगा कि आज मैंने अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करी है बिल्कुल। कि मैंने जहाँ लोगों की मानसिकता कुछ थी, जिन्होंने हमेशा आलोचना करी या कभी सोचा नहीं या हमेशा उसके अपोजिट रहे, आज देखो वो मेरे गले में माला डाल के मेरा सम्मान करते हुए, और मुझे देखो वो चीज़ को कितनी अच्छी अनुभूति हुई कि आज ये मेरी, ये इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। इस लुक में आपको कितना साल हो गया? बहुत सालों से मैं रह रही हूँ। अब मुझे तो 2000 जब मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गया था, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फिर जो है मैंने हमेशा से वैष्णवी स्वरूप करा। मैंने किन्नर समाज में अपना रजिस्ट्रेशन। मतलब गुरु को धारण करा। स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी, महामंडलेश्वर प्रयागराज, वो मेरी गुरु माँ है। तो मैं उनकी शिष्या बनी, वो मेरी गुरु बनी, प्रयागराज में मैं रहने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी धर्म में रुचि थी, तो उसके बाद किन्नर अखाड़ा से ज्वाइन हुई। फिर हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनकी अनुकंपा से, आशीर्वाद से और मेरे गुरु के कहने पर उन्होंने मेरे को महामंडलेश्वर के पद से नियुक्त किया, और आज मैं आप सभी के सम्मुख हूँ बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। बहुत टाइम से रह रही हूँ। ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या फर्क है? देखिए, किन्नर जो है वो एक समुदाय को कहते हैं, और ट्रांसजेंडर जो है, जब कोई पुरुष, जिसे समाज ने कहा पुरुष, हमने नहीं कहा, बिल्कुल। जब हम कोई भी ऑपोजिट बॉडी में जन्म लेते हैं, और जब हमें पता होता है कि हम तो गलती से दूसरे शरीर में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम आत्मिक तौर पे, आंतरिक तौर पे और पूरे चेंज हैं, हम ऑपोजिट फील करते हैं अपने आप को, उसको कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो वो जेंडर डिस्फोरिया से जो व्यक्ति ग्रसित होता है, तब वो एक्सटर्नली और बायोलॉजिकली अपने आप को चेंज करवाता है सर्जरीज के माध्यम से, और अपने अस्तित्व और पूर्ण रूप को धारण करने के लिए जब उस स्वरूप में आता है तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर्स में भी एक ट्रांस वुमेन होती है, एक ट्रांस मैन होता है। ट्रांस वुमेन वो होती है जब आप अगर आप मेल बॉडी में जन्म लेते हो लेकिन आप फीमेल पैदा हुए हो, आप गलती से उसमें हो, तो आप चेंज करा के आप ट्रांस वुमेन बनते हो। और ट्रांस मैन होते हैं जो आप गलती से एक स्त्री के शरीर में पैदा होते हुए और फिर आप पुरुष रूप को धारण करने के लिए, अपने अस्तित्व को धारण करने के लिए ट्रांस मैन में आते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। लेकिन ट्रांसजेंडर्स जब किन्नर समुदाय को अपनाते हैं, उसमें गुरु शिष्य परंपरा प्रधान होती है, उसको पालन करते हुए, उसके विधि विधान से या उसके अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए किसी के शिष्य बनते हैं और कोई उनके गुरु बनते हैं, तो तब उसको कहा जाता है कि वो किन्नर है। क्योंकि किन्नर समुदाय का नाम है, किन्नर कोई लैंगिकता नहीं है, किन्नर कोई व्यक्तित्व नहीं है, किन्नर तो एक पारंपरिक तौर पे समुदाय है और एक परंपरा है।